हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एसबी मेडिकोस चैनल। आज का टॉपिक है प्रेशर शोर। इस टॉपिक में मैं आपको इसके डेफिनेशन, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम, प्रेशर पॉइंट और साथ ही साथ प्रेशर शोर को हम कैसे प्रिवेंट करते हैं उसके बारे में बताएंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, सो हमारे वीडियो पर आप लास्ट तक जरूर बने रहें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड्स, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि प्रेशर सोर को हम डेक्यूबाइटिस अल्सर या फिर बेड सोर के नाम से जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेक्यूबाइटिस अल्सर आल्सो नोन एज प्रेशर सोर्स और बेड सोर्स, यानी कि डेक्यूबाइटिस अल्सर को हम प्रेशर सोर या फिर बेड सोर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, टू प्रेशर फ्रॉम लाइंग ऑन मैट्रेस और सिटिंग ऑन ए चेयर फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड of time resulting in the slowing of circulation and finally death of tissue। यानी कि प्रेशर सोर कब अराइज होता है? जब कोई क्लाइंट क्या करता है कि लंबे समय तक किसी मैट्रेस पे लेटा रहता है या फिर लंबे समय तक एक ही पोजीशन में किसी चेयर पे बैठा रहता है। उस टाइम क्या होता है, उस बॉडी पार्ट का जो सर्कुलेशन होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो स्लो कर जाता है। स्लो होने की वजह से वहाँ के सेल एंड टिश्यू को प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वहाँ के सेल एंड टिश्यू डेथ कर जाते हैं और वहाँ के पार्ट पे नेक्रोसिस का फॉर्मेशन होता है। उसी को हम बेड सोर या फिर डेक्यूबाइटिस अल्सर या प्रेशर सोर के नाम से जानते हैं। नेक्रोसिस यानी कि जहाँ के बॉडी पार्ट पे प्रॉपर रूप से सर्कुलेशन नहीं हो पाता है तो वहाँ के जो सेल्स या फिर जो टिश्यू होते हैं वो डेथ कर जाते हैं, उसी को हम कहते हैं नेक्रोसिस है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हम प्रेशर सोर को डेक्यूबाइटिस अल्सर या प्रेशर सोर या फिर बेड सोर के नाम से जानते हैं। ये कब एराइज होता है? जब कोई पर्सन लंबे समय तक एक ही पोजीशन में लेटा रहता है या फिर बैठा रहता है। उस टाइम क्या होता है कि उस बॉडी पार्ट का जो सर्कुलेशन होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं और वहाँ के जो सेल एंड टिश्यू होते हैं उनको प्रॉपर रूप से ब्लड नहीं मिल पाते हैं, प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो वहाँ के सेल एंड टिश्यू डेथ कर जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर सोर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रेडन स्केल, यानी कि ये एक ऐसा टूल है, एक असेसमेंट का एक ऐसा टूल है जो कि हम बेड सोर को इससे हम मेजर करते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रेडन स्केल। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमन साइड, जिसमें है फर्स्ट प्रेशर पॉइंट इन द सुपाइन पोजीशन, यानी कि प्रेशर पॉइंट सुपाइन पोजीशन का कौन कौन सा होता है। यानी कि अगर कोई पर्सन पीठ के बल लेटा होता है तो कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और बेड सोर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर कोई पर्सन सुपाइन पोजीशन यानी कि पीठ के बल लेटा रहेगा तो उसका जो सिर का पीछे का जो हिस्सा होता है वहाँ पे प्रेशर पड़ता है। जो स्केपुला यानी कि जो शोल्डर वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। एल्बो वाले रीजन पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, उसके बटक वाले एरियाज पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और हील वाले एरियाज पे प्रेशर पड़ता है जब पर्सन सुपाइन पोजीशन में लेटा रहता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर कोई पर्सन साइड लाइन पोजिशन में लेटा रहेगा यानी कि अपने लेटरली करवट होकर लेटा रहेगा तो उस दौरान कौन सा ऐसा एरियाज है जिस पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। उसके ईयर पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। सोल्जर यानी कि एक्रोमियन जो प्रोसेस होते हैं सोल्जर का जो तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। एल्बो वाले हिस्से पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, हिप वाले हिस्से पे, और जो बैक साइड होता है नी का और हील वाला जो हिस्सा होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं हिप साइड या फिर ग्रेटर ट्रोकेंटर जो होता है वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा पड़ता है और प्रेशर शोर होने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर कोई पर्सन प्रोन पोजीशन में लेटा रहता है तो प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा पड़ता है। प्रोन पोजीशन यानी कि वो पर्सन क्या है, अपने पेट के बल लेटा रह रहा है तो प्रेशर कहाँ कहाँ पे पड़ता है। तो जो प्रेशर है वो ईयर पे पड़ता है या फिर चीक वाले हिस्से पे प्रेशर पड़ता है। एक्रोमियन प्रोसेस यानी कि जो सोल्जर वाला हिस्सा है वहाँ पे भी प्रेशर पड़ता है। उसके बाद अगर फीमेल है, अगर प्रोन पोजीशन में लेटी है तो उसके ब्रेस्ट पे प्रेशर पड़ता है। अगर मेल है, अगर प्रोन पोजीशन में लेटा है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जेनाइटल ऑर्गन पे उसका प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। नी वाले हिस्से पे प्रेशर पड़ता है और टोज वाले हिस्से पर प्रेशर पड़ता है। यानी कि अगर प्रोन पोजीशन में कोई पर्सन लेटा है तो यहाँ पे उसको अल्सर होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर यहाँ पे अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ प्रेशर सोर, यानी कि प्रेशर सोर होने के क्या क्या कारण ऐसे होते हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रेशर, यानी कि दबाव होने की वजह से क्या हो रहे हैं, उस पर्सन को बेड सोर या फिर प्रेशर सोर होने की संभावना बढ़ रही है। जिसमें हम देखेंगे प्रेशर इज कंसिडर्ड टू बी प्राइमरी कॉजेज ऑफ प्रेशर सोर, यानी कि दबाव होने की वजह से क्या हो रहे हैं, उस पर्सन को प्रेशर सोर हो रहे हैं। द प्रेशर ओवर दिस एरियाज आर इंक्रीज्ड इन द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि जहाँ पे जिस एरिया पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, तो वहाँ पे कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है या फिर क्यों पड़ रहा है। व्हेन देयर इज लम्स और क्रिएज ऑन द बेड, यानी कि अगर कोई पर्सन ऐसे बेड पे लेटा रह रहा है जिस बेड पे बहुत ज़्यादा मरोड़ है, सिलवटें हैं या फिर लम्प्स हैं, तो उस वजह से क्या हो रहा है, उस पर्सन को प्रेशर सोर हो सकता है। नेक्स्ट है इनकरेक्ट पोजिशनिंग ऑफ द बॉडी, यानी कि अगर उस पर्सन का जो बॉडी का पोजीशन है वो गलत है, उसके वजह से प्रेशर सोर होगा। या फिर इनफ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि जो पर्सन है लंबे समय तक एक ही पोजीशन में लेटा रह रहा है, वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है, उस पर्सन को प्रेशर सोर हो सकते हैं। नेक्स्ट हम कॉजेज़ की बात करेंगे फ्रिक्शन, यानी कि अभी हमने प्रेशर के बारे में बताया कि दबाव की वजह से उस पोर्शन को प्रेशर हो रहा था। अब हम बताएंगे फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण की वजह से कैसे उस पोर्शन को प्रेशर सोर हो सकते हैं। जिसमें फ्रिक्शन ऑफ द स्किन विद ए रफ और हार्ड सरफेस कैन कॉज टिश्यू डैमेज, यानी कि अगर स्किन पे फ्रिक्शन पड़ रहा है, घर्षण पड़ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उस पर्सन को प्रेशर सोर हो रहा है। जैसे कि उस पर्सन का जो स्किन है किसी हार्ड सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है, या फिर प्लास्टर लगा है उस पर्सन को, और वो प्लास्टर क्या है, एक हार्ड मटेरियल है, और वो हार्ड मटेरियल क्या कर रहा है कि स्किन के कांटेक्ट में आ रहा है और स्किन को बार बार टच कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, और प्रेशर सोर हो सकता है, यानी कि वहाँ के जो सरफेस हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, इरिटेट होकर वहाँ के जो सरफेस हैं वो झड़ सकते हैं। या फिर अगर किसी पर्सन को हम अपने कठोर हाथों से बार बार उसका मालिश कर रहे हैं बिना कोई मॉइस्चर लगाए, उसके वजह से भी फ्रिक्शन पड़ रहा है उसकी स्किन पे, तो उसके वजह से भी प्रेशर सोर हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉइस्चर, यानी कि नमी की वजह से कैसे किसी पर्सन को प्रेशर सोर हो सकता है। द स्किन कंटेक्ट विथ मॉइस्चर फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि किसी पर्सन का जो स्किन है लंबे समय तक नमी के कंटेक्ट में आ रहा है, उसके वजह से प्रेशर सोर हो सकता है। कैन लीड टू मैसेरेशन ऑफ द स्किन, यानी कि उसका स्किन बार बार उस मॉइस्चर की वजह से गीला पड़ रहा है। या फिर clients who are sweating profusely with incontinence of urine and stool are liable to pressure sores, यानी कि अगर कोई क्लाइंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, उसके वजह से हो सकता है। या फिर कोई पर्सन इनकंटिनेंस यूरिनेशन अगर वो प्रॉब्लम है, बार बार उसको यूरिन आउटपुट हो रहा है, बार बार वो स्टूल आउटपुट कर रहा है, तो उस एरिया में उसको प्रेशर सोर या फिर अल्सर का फॉर्मेशन हो सकता है। यानी कि ये सब भी कारण क्या हो सकते हैं, प्रेशर सोर के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंट होने की वजह से भी प्रेशर सोर हो सकते हैं। जैसे कि लेक ऑफ क्लीननेस हार्बोरस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड इन्फेक्शन सेटल ऑन द स्किन, यानी कि वहाँ के एरिया की साफ़ सफाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, और स्किन पे जो क्या है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेटल कर जा रहे हैं और इन्फेक्शन को कॉज कर रहे हैं, तो वो स्किन क्या हो रही, इरिटेट हो रही है इन्फेक्शन से, जिसके वजह से भी बेड सोर होने की शिकायत बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्री डिस्पोजिंग कॉज, और भी क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं बेड सोर होने के। जिसमें फर्स्ट है इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, यानी कि बॉडी पार्ट का जो सर्कुलेशन है वो कट ऑफ हो जाती है, उसके वजह से प्रेशर सोर हो रही है। नेक्स्ट है लोअर्ड वैटिलिटी, यानी कि क्या होता है कि कभी कभी जो स्किन है उसकी जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, उसके वजह से होता है। या फिर नेक्स्ट इमेशिएशन, यानी कि अगर कोई बहुत ही दुर्बल या कमज़ोर जो व्यक्ति है उसके में भी बेड सोर होने की शिकायत बढ़ती है। नेक्स्ट है ओडिमा, यानी कि किसी बॉडी एरियाज़ पे अगर ओडिमा का फॉर्मेशन होता है, स्पेशली सेक्रम या बटक वाले एरियाज़ पे ओडिमा होता है, उसके वजह से बेड सोर हो सकती है। या फिर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ओबेसिट मतलब बहुत ज़्यादा मोटा है, उसके वजह से भी प्रेशर सोर होने की संभावना बढ़ जाती है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम, यानी कि अगर कोई पर्सन को प्रेशर सोर हो गया है तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या चिन्ह और लक्षण देखने को मिलते हैं। जिसमें है द अर्ली सिम्टम्स ऑफ प्रेशर सोर आर रेडनेस, टेंडरनेस, डिस्कम्फर्ट एंड स्मार्टिंग। यानी कि स्टार्टिंग में क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं प्रेशर सोर के, वहाँ के एरियाज जो होते हैं रेड रेड होते हैं, टेंडरनेस तनाव होता है, बहुत पेशेंट खुद को डिस्कम्फर्ट फील करता है, स्मार्टिंग पेन इराइज होता है उसको, द दे आर बिकम कोल्ड टू टच एंड इनसेंसिटिव। यानी कि अगर उस हिस्से को उस एरिया को हम टच करते हैं तो वो कोल्ड फील होता है और साथ ही साथ वो बहुत ही अति संवेदनशील हो जाता है वहाँ का एरिया। देर इज लोकल ओडिमा, वहाँ पे ओडिमा भी देखने को मिलता है। लेटर द एरियाज बिकम ब्लू, पर्पल और मोटेल्ड। यानी कि कुछ टाइम बाद वहाँ का जो एरिया होता है, वहाँ का जो स्किन है ब्लू देखने को मिलेगा, पर्पल देखने को मिलेगा, या जो धब्बेदार त्वचा है ऐसा भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ड्यू टू कंटिन्यूड प्रेशर, यानी कि लगातार प्रेशर पड़ने की वजह से वहाँ का जो सर्कुलेशन होता है वो कट ऑफ हो जाता है, रुक जाता है सर्कुलेशन, जिसकी वजह से वहाँ पे गैंग्रीन डेवलप हो जाता है। गैंग्रीन कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे प्रॉपर रूप से सर्कुलेशन नहीं हो पाता है तो वहाँ के जो एरियाज होते हैं, वहाँ के जो सेल एंड टिश्यू होते हैं वो डेथ कर जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं गैंग्रीन। तो सर्कुलेशन कट ऑफ हो रही है तो वहाँ के हिस्से पे गैंग्रीन का फॉर्मेशन हो जाता है। द अफेक्टेड एरियाज इज स्लव्ड ऑफ, और उसके बाद जो अफेक्टेड जो एरियाज हैं वो स्लव्ड हो जाते हैं, यानी कि वो स्किन जो होते हैं वो झड़कर गिरना स्टार्ट करने लगते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ प्रेशर सोर, यानी कि किसी क्लाइंट या किसी पर्सन को अगर प्रेशर सोर हो गया है तो कैसे हम उसको प्रिवेंट करेंगे या फिर क्या क्या हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। जिसमें फर्स्ट है डेली एग्जामिनेशन ऑफ द क्लाइंट फॉर रेडनेस, डिस्कलरेशन और ब्लिस्टर ऑन द प्रेशर पॉइंट एंड दे शुड बी ट्रीटेड इमिडिएटली। यानी कि उस क्लाइंट का हम डेली एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे कि क्या क्या देख सकते हैं एग्जामिनेशन के दौरान। उसका जो स्किन है रेड हो गया उस चीज़ को देखेंगे, स्किन जो डिस्कलर हो गया, जो भी एरियाज डिस्कलर हो गया उस चीज़ को देखेंगे, या फिर प्रेशर पॉइंट पे अगर ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो गया है तो उस चीज़ को भी हम एसेस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो तुरंत हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कीप द क्लाइंट क्लीन एंड ड्राई, उस पर्सन को हम हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे, साफ सफाई उसकी साफ सफाई पे ध्यान देंगे और साथ ही साथ उस एरिया को हम ड्राई करके रखेंगे। नेक्स्ट, चेंज द पोजीशन ऑफ द क्लाइंट एवरी 2 आवर्स, उस पर्सन का जो पोजीशन है प्रत्येक 2 घंटे पर हम चेंज करते रहेंगे, सो दैट अनदर बॉडी सरफेस बियर्स वेट, ताकि उसका दूसरा जो बॉडी पार्ट है उसके वेट को बियर कर सके। क्योंकि लंबे समय तक एक ही पोजीशन में कोई पर्सन लेटा रहता है तो उसका होल बॉडी पार्ट का जो वेट होता है वो केवल एक ही बॉडी पार्ट वियर करता है, जिसके वजह से वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो कट ऑफ हो जाते हैं और प्रेशर सोर वहाँ पे बन जाता है या फिर अल्सर का फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कीप द क्लाइंट स्किन वेल ल्यूब्रिकेट टू प्रिवेंट क्रैकिंग बाय यूजिंग पाउडर, यानी कि उस क्लाइंट का जो स्किन है उसको ल्यूब्रिकेट करके रखेंगे, मुलायम करके रखेंगे, ताकि वहाँ की जो स्किन है वो क्रैक ना कर जाए विद द हेल्प ऑफ पाउडर। यानी कि पाउडर के थ्रू हम क्या पाउडर के हेल्प से हम उस एरिया को हम लुब्रिकेट करेंगे ताकि उसकी जो स्किन है वो क्रैक ना करे, फटे नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोवाइड द क्लाइंट नरिशमेंट डाइट, यानी कि उस क्लाइंट को हम क्या करेंगे कि पोषण युक्त आहार प्रोवाइड करेंगे, उसके आहार में प्रोटीन के और विटामिन की जो मात्रा होनी चाहिए वो उच्च होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोवाइड स्मूथ फॉर्म एंड रिंकल्स फ्री बेड, यानी कि उस क्लाइंट को हम क्या करेंगे कि स्मूथ यानी कि बहुत ही मुलायम और गद्देदार बिस्तर प्रोवाइड करेंगे, और ये भी हम ध्यान देंगे कि उस बिस्तर पे किसी भी टाइप का रिंकल्स यानी कि मरोड़ या फिर सिलवटें न पड़ी रहें। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यूज स्पेशल मैट्रेस एंड बेड्स टू डिक्रीज द प्रेशर ऑन द बॉडी पार्ट्स, यानी कि बॉडी पार्ट्स पे जो प्रेशर पड़ रहे हैं उसको डिक्रीज करने के लिए हम एक स्पेशल मैट्रेस, एक स्पेशल बेड का यूज करते हैं, जो कि एयर मैट्रेस पे हम उस क्लाइंट को लिटा सकते हैं या फिर वाटर मैट्रेस पे लिटा सकते हैं। ये मैट्रेस क्या करता है कि उसके बॉडी पार्ट्स पे जो भी दबाव डाल रहा है उसको हम वो कम करता है ताकि प्रेशर सोर होने की संभावना घट जाए। नेक्स्ट है यूज एडुकेट अमाउंट ऑफ कॉटन अंडर स्प्लिंट्स और प्लास्टर कार्ड्स टू प्रिवेंट फ्रिक्शन, यानी कि अगर
कोई फ्रैक्चर वाला क्लाइंट आ गया है, कोई फ्रैक्चर वाला पेशेंट आ गया है, तो जो भी हम स्प्लिंट चढ़ाते हैं उस पर्सन के बॉडी पार्ट्स पे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉटन ज़्यादा लगा देंगे ताकि प्लास्टर की वजह से उसकी स्किन को इरिटेशन ना हो सके, क्योंकि प्लास्टर क्या है, एक हार्ड मटेरियल है और वो क्या करता है, स्किन के कांटेक्ट में जब आता है तो वो स्किन को वो फ्रिक्शन करता है, स्किन के साथ घर्षण करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे घर्षण होने की वजह से वहाँ पे अल्सर या फिर स्किन जो होंगे इरिटेट हो सकते हैं। तो इस चीज़ को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हम स्प्लिंट का यूज करेंगे वहाँ पे कॉटन की मात्रा को हम बढ़ा देंगे। नेक्स्ट है चेंज द लिनेन एज सुन एज द बिकम वेट, यानी कि अगर उस क्लाइंट का जो लिनेन है, जो बेडशीट है, वो अगर गीला हो गया है तो उस चीज़ को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और साथ ही साथ द बैक एंड बटक्स आल्सो मस्ट बी वॉश्ड, उसके बैक और जो बटक्स हैं उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, वॉश कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे, सुखा देंगे एंड रब विथ पाउडर, और पाउडर के साथ रब कर देंगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ एसेप्टिक टेक्निक, यानी कि जब भी अल्सरेटिव एरियाज को हम ट्रीट कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, तो हम एसेप्टिक टेक्निक का यूज करेंगे ताकि उस पर्सन को किसी भी टाइप का इन्फेक्शन न लग सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे ए क्लीनिंग एजेंट इज यूज टू क्लीन द अल्सरेटिव एरिया विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल सेलाइन, यानी कि जब भी हम अल्सरेटिव एरिया को क्लीन कर रहे हैं तो नॉर्मल सेलाइन के थ्रू हम क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अप्लीकेशन ऑफ वाटर प्रूफ ऑइंटमेंट सच एज जिंक ऑक्साइड, यानी कि हम जब भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि उस एरिया पे हम एक जो वाटर प्रूफ ऑइंटमेंट, जो वाटर प्रूफ जो मलहम आता है जिंक ऑक्साइड, इसका हम यूज करेंगे ताकि वहाँ पे किसी भी टाइप का इन्फेक्शन न लग सके, उसका जो वुंड हीलिंग प्रोसेस है वो तेज़ी से हो सके। नेक्स्ट है इफ स्लफ इज प्रेजेंट क्लीन द एरिया ट्वाइस अ डे हाइड्रोजन परऑक्साइड, यानी कि स्लफ का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि वो स्किन झड़कर अब गिर रहे हैं, तो उस एरिया को हम प्रत्येक 2 दिन पे हाइड्रोजन परऑक्साइड से हम क्लीन करते रहेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू फ्रेंड्स।